और अभी हमें लगता है कि कितने बच्चे ज्वाइन सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी काफी बच्चे 9-10 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, 11 बच्चे। हाँ, तो फिर तब शुरू कराया जाए। मैंने 50% से ऊपर बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो ज्वाइन मैं सम्मानित हमारे इंजीनियर साहब जिसे एमटेक डीएबी जी को निवेदन कर रहा हूँ कि अपना लेक्चर प्रारंभ करें। जी ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप लोग भी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कौन कौन प्रेजेंट है मुझे एक बार बता दीजिए। उज्जवल प्रेजेंट? उज्जवल नहीं है। यस? नहीं आज नहीं है। ओके। अपूर्वा? प्रेजेंट सर। सृष्टि? प्रेजेंट सर। और दीपेंद्र? यस सर। भारती? नवनीत? यस सर। ऐश्वर्या? शशिकांत? हर्षिमा? पुष्पिता? शशि बोले क्यों नहीं? शशिकांत है। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो लिख करके दे दें। तो लिखने का भी एक ऑप्शन है कि मैं प्रेजेंट हूँ। जिनको बोलने में कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो वो मैसेज दे करके अपना अटेंडेंस करा सकते हैं। शशि प्रेजेंट। शशि दीदी चलिए कोई नहीं, जितनी उतने से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले पिछले टॉपिक में चले जाए थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी सर। सर दिस इज शिवांगी, इट्स माय फर्स्ट क्लास। दिस इज शिवांगी। यस सर। शिवांगी आपका बहुत स्वागत है। आप आई हैं, बड़ा अच्छा। आपका बहुत ही इंजीनियर साहब रवि जी बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्लास ज्वाइन की है। उनका साइंस का बैकग्राउंड है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री वगैरह से बीएससी किया है। और ये हमने देखा हमारे सभी विद्यार्थियों में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो आप लेक्चर दीजिए, कैच कर लेंगी। नहीं समझ में आएगा तो आपका यूट्यूब पर जो लेक्चर है उसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। बिल्कुल सही। ओके सर, थैंक यू सर। स्टार्ट किया। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट में? तो पिछली क्लास में किस टॉपिक से हमारी क्लास खत्म हुई थी, किसी को याद है? सर पिछली क्लास में आपने ग्राउटिंग बताया था और जैकेटिंग बताया था और ओल्ड मॉन्यूमेंट्स और न्यू मॉन्यूमेंट्स के बीच का डिफरेंस बताया था। ओके। तो ग्राउटिंग में क्या होता है? तो ग्राउटिंग में बताए, कोई और बताए? सर ग्राउटिंग में गैप फिलिंग का काम होता है सर। कैसे? सर जैसे अगर कोई बीच का अगर जैसे दो स्टोन्स है और उसके जैसे बीच में जो गैप रहता है तो सर उसको जो फिलिंग करते हैं तो गैप कैसे रहेगा उसके बीच में? दो स्टोनों के बीच में गैप रहेगा तो बिल्डिंग कैसे स्टैंड रहेगी? गैप नहीं बोलते इसको बोलते हैं पोरोसिटी। जो वहां पर होलो सेक्शन होता है उसको फिल करने के लिए ग्राउटिंग का यूज करते हैं। क्लियर? किसी भी स्ट्रक्चर को, जैसे कोई पुराने स्ट्रक्चर है हमारे पास और इसकी हमको स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो जब भी हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करने जाएंगे तो उसकी बहुत सारी मशीनें हैं। मैं भी उसके बारे में कुछ देर से बताता हूँ। मशीन के बारे में आज से शुरू करूंगा। तो उसमें सबसे पहले हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं और स्ट्रेंथ चेक करने के जस्ट बाद जब हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ हमें कमजोर दिखती है तो हम उसमें उस पूरे स्ट्रक्चर में एक रेक्टेंगुलर शेप या सर्कुलर सेक्शन, जो भी सेक्शन होता है, उसमें हम ड्रिल करते हैं 1-1 फीट के स्पान में। और ड्रिल करने के बाद एक करीबन 1 से 1.5 इंच के डाया का एक पाइप लगाते हैं आयरन का। और उसके बाद हम ग्राउटिंग मशीन के द्वारा, ग्राउट मटेरियल कौन कौन से होते हैं? ग्राउट मटेरियल का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्या, ग्राउट मटेरियल का मतलब? सर मोटार और पानी का मिक्सचर। गुड। मोटार का मतलब क्या होता है, कोई और बताए? मोटार मतलब? मोटार स्लरी, ये सारे स्लरी
सर स्लरी में सर सीमेंट और वाटर का मिक्सचर रहता है। गुड गुड गुड। स्लरी में सीमेंट और वाटर का कॉन्स्टेंट मिक्सचर होता है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को व्हाइट को फिलअप करते हैं तो इसके लिए हमको सीमेंट और वाटर का मिक्सचर करना पड़ता है। और किस रेशियो में करते हैं? सर स्लरी में सीमेंट वाटर के साथ सैंड का भी मिक्सचर होता है क्या? नहीं, सैंड नहीं होता, वो ग्राउट मटेरियल अलग होते हैं। सर सीमेंट क्योंकि क्या होती है, पतली सी नॉब होती है, उससे मटेरियल कंप्रेसर के थ्रू अंदर जाता है। कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी ग्राउट मटेरियल को, ये जैसे हम नीचे खड़े हैं और ऊपर किसी सेक्शन में हमको सीमेंट अंदर भरना है, तो मैनुअली हाथ से तो भरी नहीं जा सकती, तो उसका यूज क्या करते हैं? कंप्रेसर के द्वारा करते हैं। मतलब जैसे जो बताया भी था क्लास में, जैसे पंप भरने वाला पंप होता है ना, हवा भरने वाला, तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वहां से क्या होता है? वैल्यूम रिलीज होती है, वैक्यूम। और जब वो रिलीज होती है तो सामने जाके उस एयर को, जो भी पार्ट होता है, जो भी चीजें होती है, उसमें एयर जाके फुलफिल करती है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्राउट मटेरियल होता है, जब उसको कंप्रेसर करते हैं, जब उसको हम वहां पे वैक्यूम उसका वहां पे बनाते हैं, तो उस प्रेशर के द्वारा जो जितना भी मास एरिया होता है वो सारा जाके फुलफिल कहाँ पे हो जाता है? उस ग्राउट वाले होल सेक्शन पे। और ये कब तक करते हैं? जब तक कि इसके अगल बगल वाले जो पिन ड्रॉप होते हैं, जब तक कि वहां से मसाला बाहर ना आ जाए, ठीक है। ग्राउट मटेरियल में बालू सैंड यूज नहीं की जाती है, जबकि ग्राउट मटेरियल की सैंड अलग टाइप की ही आती है। ये बहुत पतली और बहुत छनी हुई बालू टाइप की होती है, लेकिन वो बालू नहीं होती, वो कॉम्बिनेशन होता है, बस बालू नहीं होती है वो। ओके, यस सर। उसके बाद मैंने बताया था जैकेटिंग के बारे में। तो जैकेटिंग के बारे में मैंने बताया था, जैकेटिंग का मतलब ही छोटा सा होता है जैकेट। जैकेट मतलब जैकेट पहनने वाली। आप सब जानते हैं ना जैकेट पहनने वाली क्या होती है। प्रैक्टिकली मैं इसलिए ज्यादा चीजों को समझाता हूँ कि जब आप, मैं आपको टॉपिक दूंगा लिखने के लिए, जो भी मैं आपको सिस्टम बना के दूंगा लिखने के लिए, तो उसको तो आप बड़े बढ़िया से लिख लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन वो चीज समझना जरूरी है। ग्राउटिंग का मीनिंग तो पढ़ लोगे, लेकिन ग्राउटिंग का मतलब नहीं समझोगे, जैकेट का मतलब नहीं समझोगे जब साइड पे जाओगे। तो जैकेट का मतलब क्या होता है? जब भी, पहले मैं एक टॉपिक और बताता हूँ, कल मेरे दिमाग में आ रहा था कि आर्किटेक्चर होता क्या है। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? हम इसको पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस भी है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है आर्किटेक्चर? क्लास में कोई भी बताए। सर आर्किटेक्चर मीन्स जो बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें लोग रह सके या किसी और पर्पस से, जो कि ईंटें, बालू, मिट्टी, पत्थर, किसी भी ऐसे सॉलिड चीज को बनाओ जिसके अंदर लोग शेल्टर ले सके। और कोई? बिल्डिंग की डिजाइन को आर्किटेक्चर बोलते हैं। और कोई? सभी बोला करो, कोई चुप नहीं रहा करो, जितने ज्यादा लोग बिल्डिंग की डिजाइन डिपेंड करता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। और पेन कॉपी लेके सब लोग बैठे हैं। Sir, it can be a study of making buildings and its design that can be called architecture. ठीक है, और नेक्स्ट कोई? बहुत छोटा सा मतलब होता है आर्किटेक्चर। सर आर्किटेक्चर मीन्स किसी चीज का ढांचा, बिल्डिंग या कोई मॉन्यूमेंट हो। अब ऐसा करते हैं कि आर्किटेक्चर शब्द को अलग करके देखते हैं। एक हो जाता है आर्च और दूसरा हो जाता है स्ट्रक्चर। क्लियर? एक हो जाता है आर्च, दूसरा होता है स्ट्रक्चर। ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को, कैसा भी स्ट्रक्चर हो जिसमें आर्च वाला पोर्शन होता है। आर्च का मतलब क्या होता है? आर्च कितने टाइप के हो सकते हैं? आर्च कितने टाइप के हो सकते हैं? कोई भी बता दे। अरे जैसे फ्लैट आर्च होता है, सेगमेंटल आर्च होता है, सेमी सर्कुलर होता है, हॉर्स शू होता है, पॉइंटेड आर्च होता है, फ्लोरेंटाइन आर्च होता है। तो ये जो जितने टाइप के आर्च होते हैं, अब फ्लैट आर्च कौन सा होता है, सेगमेंटल कौन सा होता है, हॉर्स शू कौन सा? हॉर्स शू मतलब समझते हैं आप लोग? हॉर्स मतलब घोड़ा, शू मतलब कोई बता सकते हैं घोड़े का शू कैसा होता है? हॉर्स का घोड़े की आर्च होता है, यू शेप आर्च होता है। सर यू शेप में होता है। यू शेप में पॉइंटेड होता है कि नहीं? यू शेप में पॉइंटेड होता है कि नहीं? नो सर। ओके, चलिए तो जैकेटिंग के बारे में हम पहले बात करें।
तो जैकेटिंग सबसे पहले क्या करते हैं, जो कोई भी स्ट्रक्चर होता है और कैसा स्ट्रक्चर, आर्च का, क्योंकि चूंकि जो ब्रिज होते हैं और जिसके पैर होते हैं वो सारे आर्च स्ट्रक्चर में ही जाते हैं। तो ब्रिज जो भी जितने भी आपको मिलेंगे पुराने टाइप टेक्नोलॉजी के, वो सारे आर्च होते हैं। अब सारे जो जितने भी एलएचएस बन रहे हैं, एलएचएस का मतलब लो हाइट सबवे, लो हाइट सबवे का मतलब जितने भी रेलवे स्टेशनों में जो भी पहले फाटक थे उनको हटा के गवर्नमेंट ने एलएचएस बनवाया है, लो हाइट सबवे, सबवे बोलते हैं। क्योंकि तो जो अंडरग्राउंड होता है या सब स्ट्रक्चर होता है वो सब सबवे में जाते हैं, ठीक है। तो जो सबवे की डिजाइन होती है रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जबकि जो इसके पहले पुराने टाइप के जितने भी ब्रिज हुआ करते थे वो सब आर्च शेप के हुआ करते थे। तो जब हम आर्च शेप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि एक सेमी सर्कुलर सेक्शन ऊपर का होकर होगा और नीचे के दो पैर होंगे, है ना। यस सर। हाँ, तो इसमें हमें जैकेटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम नीचे राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं। अभी मैं फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, उस दिन हालांकि मैं बताया था, फिर से मैं बताऊंगा अभी कि फाउंडेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, सैलो होता है, पाइल होता है। सैलो का उपयोग कहाँ करते हैं, पाइल का उपयोग कहाँ करते हैं। तो सैलो का ही जो एक पार्ट होता है उसको करते हैं राफ्ट और मैट फाउंडेशन। तो जो नीचे का जो एरिया होता है उसमें सबसे पहले हम राफ्ट फाउंडेशन करते हैं और साइड साइड में रिटेनिंग वाली स्ट्रक्चर खड़ी करके चले जाते हैं। और कहाँ तक करते हैं, जहाँ पे हमें आर्च शेप नहीं मिलता। और जैसे हमें आर्च शेप मिलता है वैसे आर्च शेप मतलब जो पुराना स्लैब है उसके जस्ट नीचे लमसम कम से कम 12 इंच के पहले नीचे एक सर्कुलर प्लेट लगाते हैं जिस शेप में स्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है, और उसको वन साइडेड ब्लॉक कर देते हैं। इस जो सेक्शन होता है उसको एक तरफ से ब्लॉक कर देते हैं और सेकेंडरी तरफ से कॉन्क्रीट फिल करते हैं। अब आप मुझको बताओ जो ऊपर सर्कुलर सेक्शन होगा, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर कुछ भी होगा, अगर उसको हम 12 इंच का बना दिए और एक तरफ से वन साइडेड ब्लॉक कर दिए, अब वो हमारे सिर्फ एक ही तरफ से हमें दिख रहा है, जिस तरफ हम खड़े हैं उस तरफ से हमें इंटर्न करना है मटेरियल को। तो कैसे उसमें हम कॉन्क्रीट मास कैसे पुटअप करें, कैसे वहां पे भेजेंगे, क्योंकि आर्च का सेक्शन है और आर्च है तो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उसकी मतलब लेंथ होगी मिनिमम 5 मीटर मतलब 15 फीट। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3 फीट सर। और कोई 3.3 गुड 3.3 फीट, ओके। तो अगर हमारे पास 5 मीटर का स्पान है, मतलब स्पान मतलब इसकी लेंथ, स्पान इतनी ओनली स्पैन एनी लेंथ, तो जो उसकी 5 मीटर की जो लेंथ होगी, तो चूंकि लंबाई उसकी 5 मीटर है और जो ऊंचाई है जो उसकी हाइट है वो तकरीबन 12 इंच है, मतलब 1 फीट है। तो इसमें शटल प्लेट लगी, शटल प्लेट समझते हो आप लोग, शटल प्लेट सर जो फ्लैट प्लेट्स होते हैं, क्या, सर जो फ्लैट प्लेट्स होते हैं, हाँ फ्लैट प्लेट होती है जिसकी वजह से हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे सर्कुलर सेक्शन बनाना है तो शटल प्लेट मतलब कंक्रीट को जो सॉलिड बनाना है ना, तो किस शेप में बनाना है ये डिपेंड करता है उसकी शटल प्लेट पर। तो जिस सेक्शन का जो सेक्शन हमें बनाना है आर्च में, उसी से हम सर्कट का एरिया बनाएंगे नीचे का, वो भी आर्च शेप में होगा। उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 12 इंच मतलब 1 फीट, और जो उसकी लेंथ होगी वो स्पान कितनी, उसको स्पान बोलते हैं, तो जो उसका स्पान लेंथ होगा वो होगा 5 मीटर मतलब 15 फीट का। तो कंक्रीट हम कैसे इंटर्न करें कि हमारे 15 फीट तक किनारे तक पहुंच जाए, क्योंकि पूरा चारों तरफ से पैक रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। जो आर्च शेप होगा, जो आर्च शेप होगा, सुनाई दे रहा है, यस सर, यस सर, आर्च शेप जो होगा उसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी तकरीबन 15 फीट। अब 15 फीट का जो डायामीटर होगा, 15 फीट का जो एरिया होगा, तो वहां पे मतलब हम जिस जगह खड़े हैं वहां से अगर कैलकुलेट की जाए तो एक पॉइंट आएगा 1 फीट 2 फीट, फिर उसके बाद जो लास्ट होगा 15 फीट का, क्योंकि जगह भी बहुत कम है, 1 फीट की हाइट, तो 1 फीट में कंक्रीट कैसे वहां पे भेजेंगे, किसी की जानकारी है, नहीं होगी। अगर आर्च सेक्शन कोई हमारे पास है पाया तो उसके किल हो जाएंगे, नीचे का राफ्ट फाउंडेशन भी बन जाएगा, लेकिन उसकी जो ऊपर की आर्च की कंक्रीट होगी वो कैसे बिल्ड करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर ये आर्च सेक्शन किस टाइप का दिखता है वो बताइए, तो फिर उसके बाद बता देंगे। आर्च सेक्शन होता है जो सेमी सर्कुलर समझते, सर्कुलर मतलब गोला और सेमी मतलब डिवाइड बाय 2। तो जब किसी गोले को, जब किसी चूड़ी को बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो जो सेक्शन आके निकल के आएगा उसको बोलते हैं आर्च। जी सर। तो अगर
मतलब बहुत पिछली बता रहा हूँ कि किसी चूड़ी के 2 हिस्से कर दो तो जो सेक्शन होगा ना, ये किसी चंद्रमा को, सूरज को, जो भी 2 चीजें होती है, जब उसका आधा एरिया कवर करते हैं और आधा कट कर देते हैं, तो जो आधा एरिया होता है उसको बोलते हैं आर्च। अब आर्च बहुत तरह के होते हैं, जो गलत प्रदेश हो गया। तो जो हमारा आर्च शेप है उसके अंदर हमें कंक्रीट शुरू करनी है, तो कैसे करेंगे कि कंक्रीट का जो पॉइंट होगा, जो मास होगा कंक्रीट का, वो हमारा लास्ट तक पहुंच जाए, 15 फीट पॉइंट तक पहुंच जाए। क्या करेंगे इसके लिए? ये चलो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोई दूसरा सवाल, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हम मैनुअली हाथ से कंक्रीट नहीं फिट कर सकते? जैसे समझ लीजिए जैसे आप समझ लीजिए वहां पे कोई ऐसा एरिया है जो हमारी हाइट से ऊपर है, जैसे 8 फीट के ऊपर हाइट है, तो वहां पे ऐसे सेक्शन है जो 3 तरह से बंद है, सिर्फ एक तरह से खुला, और वो भी ऊपर से नहीं खुला, सामने से खुला है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत सारे व्यू होते हैं। पहला होता है साइड व्यू, कॉपी वॉपी हो तो लिख लिया करिए। एक होता है साइड व्यू, दूसरा होता है फ्रंट व्यू, और तीसरा होता है टॉप व्यू, एक होता है बॉटम व्यू। क्लियर? हाँ सर। तो हम किसी भी सेक्शन पे, जैसे साइड व्यू है तो हम किनारे से देखना है, फ्रंट व्यू है हम उसको सामने से देख रहे हैं, टॉप व्यू है हम उसको टॉप से देख रहे हैं, और बॉटम है तो हम उसको बॉटम से देख रहे हैं। अगर किसी सेक्शन का बॉटम व्यू बंद हो, टॉप व्यू बंद हो, साइड व्यू बंद हो, सिर्फ फ्रंट व्यू हो, आप इमेजिन कर पा रहे हो किसी भी स्ट्रक्चर को? सर्कुलर समझ लो, रेक्टेंगुलर समझ लो, कुछ भी समझ लो, रेक्टेंगुलर शेप समझ लो। अगर उसमें से टॉप उसका क्लोज हो, साइड व्यू क्लोज हो, बॉटम व्यू क्लोज हो, तो कौन सा सेक्शन बचा? फ्रंट व्यू बचा। फ्रंट व्यू का मतलब आप समझते हो? फ्रंट व्यू का मतलब सर सिर्फ एक साइड ओपन है जिसकी, तो फ्रंट व्यू इतना जिसको सिर्फ हम सामने से देख सकते हैं, तो जिसको हम फ्रंट से देखें, बहुत छोटी सी फ्रंट व्यू जिसको हम फ्रंट से देखें, टॉप व्यू जिसको हम टॉप से देखें, बॉटम व्यू जिसको हम नीचे से देखें, और साइड व्यू जिसको हम साइड से देखें। तो अगर किसी सेक्शन का टॉप व्यू, बॉटम व्यू और साइड व्यू अगर चारों तरफ, तीनों तरफ से ब्लॉक कर दिए जाए, बंद कर दिए जाए, तो उसमें कंक्रीट कैसे फिल की जाएगी? सर मशीन का इस्तेमाल करके, पाइप वाली से सर कंप्रेसर का इस्तेमाल करके उसको फ्लैट से अंदर बढ़ते हुए बाहर आएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसमें कंप्रेसर मशीन कैसी होती है? कंप्रेसर मशीन का मतलब क्या हुआ? कंक्रीट होगा प्लस उसमें कंप्रेसर होगा, उसी के प्रेशर से तो कंक्रीट ऊपर जाएगी ना। तो जैकेटिंग में ठीक यही चीज करते हैं, पहले रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, उसका रेनफोर्समेंट मतलब जो उसका टीएमटी होता है, जो उसमें टीएमटी बार होते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे और उसको फिल करते जाएंगे। जब आर्च सेक्शन में पहुंचेंगे तो लोहा उसका जाल पूरा नेट बन जाएगा, उसका सेटिंग प्लेट लगाएंगे। सेटिंग प्लेट लगाने के बाद उसका टॉप भी तो बंद ही रहेगा, बॉटम भी बंद रहेगा, साइड भी बंद रहेगा, फ्रंट सेक्शन बचेगा। तो बस वही से फ्रंट सेक्शन में भी एक चीज होती है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्रंट पूरा खुला रहेगा, उसका जो जितना भी स्पान होगा उस आधे हिस्से को ब्लॉक करेंगे, जहां से पाइप जा रहा है बस कुछ सेक्शन को खुला रखेंगे, बाकी सारे चारों तरफ से ब्लॉक कर देंगे। कंक्रीट उसमें करेंगे तो उस पाइप को वहां से उठा के दूसरे सेक्शन में, मतलब 5 फीट या 2 फीट इधर करेंगे, लेफ्ट में करेंगे, फिर 5 फीट 2 फीट राइट में करेंगे, ऐसे करके पूरे कंक्रीट एरिया को कवर कर देंगे। कंप्रेसर करते समय वाइब्रेटिंग का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कंप्रेसर में ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि वो करीबन 60% स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। और जब भी किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, अगर उसमें वाइब्रेटिंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि हम उस स्ट्रक्चर को 75% कमजोर बना रहे हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने उसको सबसे जरूरी है उसकी वाइब्रेटिंग करना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, अब आज टॉपिक चालू करते हैं, यूनिट नंबर 3, स्ट्रक्चर सिस्टम एंड एलिमेंट। ठीक है, सभी लोग बोलिए, आवाज आ रही है सबको? सभी बोलिए, 14 लोग लाइन दिख रहे हैं ऑनलाइन, 14 लोग बोलिए एक साथ। सब समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में किसी को कुछ पता है क्या नाम है उसका? सिलेबस है आप लोगों के पास? स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड एलिमेंट्स। और किसी के पास सिलेबस है आप लोगों के पास? यस सर। सिलेबस है किसी के पास? यस सर। यस सर है। नहीं हो तो सिलेबस आज ही लेकर रख लीजिएगा।
और कुछ सिलेबस की कॉपी बनाइएगा, उसमें पूरा सिलेबस लिखिएगा, क्योंकि कई सारी चीजें जो मैंने पढ़ा दी है, जैसे अभी आप लोगों को पूछने लगेंगे तो अभी बोलोगे कि हाँ इतना पढ़ा दिए आपने। अभी मैंने यूनिट नंबर 4 में है, सेकंड टॉपिक है सीमेंट एंड कंक्रीट फॉर एक्सटर्नल रिटर्निंग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी परमेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी लगभग मैं अभी थोड़ा सा हिंट कर दिया था सीमेंट के बारे में, तो थोड़ा ही बचाने के लिए। नंबर 3 स्टोन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्लासिफाइड होते हैं, टाइप्स होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन होता है। नंबर 4 है अदर बिल्डिंग मटेरियल एंड फिनिशिंग फ्लूइड मड क्ले। वुड का मतलब क्या होता है? वुड वन या वुडन वर्क, लकड़ी से जो भी चीजें बनती है लाइक वुडन वर्क, वो चाहे उसकी ग्रेंटर हो, चाहे उसकी बीम हो, चाहे उसका कॉलम हो और चाहे उसका कुछ भी हो। मड का मतलब क्या होता है? मड मिट्टी से बने घर लगभग। क्ले क्या होता है? मिट्टी होता है, गीली मिट्टी है। और हाँ, गीली मिट्टी या कीचड़ वाली मिट्टी, मतलब कुछ ऐसी मिट्टी जिससे स्ट्रक्चर बनाया जाए जो फ्लेक्सिबल हो पूरी तरीके से। यूनिट नंबर 4 में हो गया। नंबर 5 में आ जाए यूज ऑफ मटेरियल इन आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ आर्किटेक्चर मटेरियल। आर्किटेक्चर में कौन कौन सा मटेरियल है? तो आर्किटेक्चर की अलग से यूज नहीं होता, ब्रिक यूज होता है, सीमेंट भी यूज होती है, सीमेंट भी यूज होती है, स्लैरी मास जितना एरिया है सब इसी में आ जाएगा। मटेरियल की मैं हिस्ट्री दे दूंगा। मोटार रूल्स इन आर्किटेक्चर, मोटार क्या होता है? मोटार मिक्सचर। स्ट्रक्चर मटेरियल टिम्बर, टिम्बर क्या होता है? टिम्बर लकड़ी का क्रॉस सेक्शन। कोई भी लकड़ी होगी जब हम उसको कट करेंगे बीच से तो बीच में सर्कुलर सेक्शन दिखता है ना, 3-4 लेयर होती है, वो सब टिम्बर कहलाता है। अभी मैं उसको जिस दिन टिम्बर की क्लास होगी उस दिन से टिम्बर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस को पढ़ो, जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो किसी भी सिलेबस को तो सब्जेक्ट कोई भी हो, जब उस सब्जेक्ट को उठाएं उसका एक रफ बनाए या क्लियर नोट बनाए और उस नोट में सबसे पहले हम पहले पेज में उसका जो कंटेंट्स होता है, जो उसके नंबर ऑफ चैप्टर होते हैं, टॉपिक होते हैं, उसको हम हाथ से लिखते हैं। जैसे सीमेंट लिखे CEMENT, तो जब हम सीमेंट लिखते हैं तो हमको दो चीजें याद होती है। एक तो हमको ये याद होता है कि हमको सीमेंट भी पढ़ना है और दूसरा हमको ये याद होता है कि हमारे टॉपिक में सीमेंट है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ब्रिक के बारे में, पता चला ब्रिक टॉपिक में है ही नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ रेलवे के बारे में, जबकि रेलवे इसमें है ही नहीं। तो इन सब सारी चीजों को हमको देख के चलना है कि हमारे टॉपिक में वो चीजें हैं कि नहीं है तो हो सकता है, क्योंकि क्या होता है देखिए, टॉपिक में और प्रैक्टिकल में दोनों अलग चीजें हैं। सिविल इंजीनियर का मतलब टॉपिक से नहीं होता, सिविल इंजीनियर का मतलब प्रैक्टिकली होता है। तो हर चीजें आप सुनो कि आपके दिमाग में आ जाए। क्या ये आर्किटेक्चर है, इसमें हमको यहाँ पे अगर उस बिल्डिंग का टेस्ट करना है, उस बिल्डिंग को और हाई, अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है डिसमेंटल मतलब टूटने वाली, तो उसको हमें और रिन्यू बनाना है। कैसे बनाना होगा? सबसे पहले उसका फाउंडेशन देखेंगे है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो नीचे प्लिंथ बीम डालेंगे। अब आप ये बताओ, जो प्लिंथ बीम होती है, इस प्लिंथ बीम में लोहा कैसे पड़ता है? ऊपर कितना होता है, नीचे कितना होता है? कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है या फिर मैं बताऊं? 2-3 क्लास तो मुझे लग रहा है ऐसे ही हो जा रही है, सिर्फ डिस्कस करने के चक्कर में। अभी टॉपिक में तो हम इंटर ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो कोई मतलब नहीं टॉपिक पढ़ने का। पुराने स्ट्रक्चर को देखेंगे, टेस्ट करेंगे, अगर लगेगा बिल्डिंग गिरने वाली है तो उसको रिनोवेट कैसे करेंगे? सबसे पहले फाउंडेशन चेक करेंगे ना। यस सर। एक लोगों की आवाज क्यों आती है, सबकी क्यों नहीं आती है? यस सर। हमको फाउंडेशन चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे फाउंडेशन? अरे कुछ भी बताओ भाई, पहले चल मत बताओ, मैं बताता हूँ। फाउंडेशन सबसे पहले चेक करेंगे। एक रिवाइंड हैमर मशीन होती है, एक कंप्रेसर मशीन होती है, एक क्रशिंग ट्रस्ट मशीन होती है, एक पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। इन सारी चीजों से देखो, उसका मास अलग निकाल लेंगे, मास मतलब कंक्रीट मास, उसका ब्रेक एक अलग निकाल लेंगे। तो इन सारी चीजों को जो एक्चुअल उसमें लगा हुआ है, बिना ब्रेक किए ब्रेक को निकालेंगे, कंप्रेसर मशीन में रख लेंगे, पता चल जाएगा कितने किलोवाट कितने लोड पड़ रहा है। मतलब हो सकता है ईंटे में 10 किलो न्यूटन का पड़ रहा है। ब्रिक की बात करते हैं तो ब्रिक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ब्रिक कितने प्रकार के होते हैं? कौन से? ब्रेक और अनब्रेक। ये जो 4 प्रकार के लोग बता रहे हैं,
तो क्या वो उस क्लास में नहीं थे जिस दिन बताया गया था कि ब्रिक सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, बर्न होते हैं, एक बर्न और अनबर्न। बर्न मतलब पके हुए, अनबर्न मतलब मिट्टी के। अब जो पके होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 4 टाइप्स में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ कौन सी क्लास होती है? गुड। और एक टेस्ट और बताया था, साउंडनेस टेस्ट, किसी को याद है? साउंडनेस टेस्ट बताया था दीपेंद्र? ईंटों को टकराते हैं आपस में, हाँ, 1 फीट की दूरी से 2 ईंटों को आपस में टकरा के किया जाए। अब ये बताओ 1 फीट था वो कि 2 फीट था? तो 1 फीट था इसमें। अच्छा, कोई दूसरा कोई बताओ, दीपेंद्र के सिवा कोई दूसरा होता है? फैलाकर आपका कितने डिस्टेंस में? 1 मीटर करीब। सर 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पे। 1 फीट नहीं, 1 मीटर। वरना टेस्ट कैसे पता चलेगा? जब उसमें से एक टन की आवाज आएगी, दैट इज साउंड टेस्ट। ओके, फिर मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि ब्रिक का साइज क्या होता है, अगर किसी को याद हो, भी मैंने मैसेज भी किया था, फिर ब्रिक का साइज भी मैंने भेजा था। 9.9:4:3। 948। गुड, सही है। इसका मतलब क्लास चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है। तो सबसे पहले हमें आज जितने लोग हैं, आप एक कॉपी बना लेना, उसमें सबसे पहले जितने भी आपके टॉपिक हैं रिलेटेड, जो भी आपका इंडेक्स है, जो भी आपका सिलेबस है, उसको आप लिख लेना, ठीक है? कल से जब भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, हम सामने सिलेबस रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ताकि जब भी हम कभी सिलेबस देखें तो हमको चीज तुरंत याद आ जाए कि यार ये तो थर्ड यूनिट है, सब स्ट्रक्चर, ये तो सुपर है, अरे यार ये भी मैंने पढ़ा था। तो जब चीजें इजली कब होती हैं, जब उन सब चीजों के नजदीक हम जाते हैं। जितना प्रैक्टिकली उनके पास जाएंगे, उतनी चीजें हमें डर हमारा दूर होगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। यूनिट नंबर 3, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब स्ट्रक्चर। नंबर फर्स्ट फाउंडेशन, नंबर सेकंड वॉल, पायर एंड कॉलम, ठीक है? अब कुछ दिन भी बताया था, आज फिर बताता हूँ कि क्या मुझे कोई क्लास में ऐसा बता सकता है। आज पहली क्लास किसकी थी? शिवांगी की थी ना? यस सर। शिवांगी प्रेजेंट थे? यस सर। ऐसा करो, आप ये बताओ, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के बारे में कभी सुना है इससे पहले? सर सब स्ट्रक्चर वो होता है जो सर के ऊपर जो होता है सर, उसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसके ऊपर जो होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। फर्स्ट फ्लोर हो गया, फिर सेकंड फ्लोर। सब स्ट्रक्चर जो होता है वो जो स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल होता है, और जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर अबव द ग्राउंड लेवल होता है। ओके, अब अगर फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, अगर फाउंडेशन की बात करें तो ये सब स्ट्रक्चर होगा कि सुपर स्ट्रक्चर? फाउंडेशन सर सब स्ट्रक्चर होगा। चलो फाउंडेशन से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाउंडेशन होता क्या है, फाउंडेशन का यूज क्या होता है। तो कोई मुझे बता दे सकता है फाउंडेशन का मतलब होता क्या है? फाउंडेशन सर किसी स्ट्रक्चर का बेस बनाने के लिए, किसी स्ट्रक्चर का बेस बनाने के लिए जमीन के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर नींव डाली जाती है। किसी भी स्ट्रक्चर का जो लोड होता है, जमीन के अंदर का कंस्ट्रक्शन को फाउंडेशन बोलते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा फाउंडेशन कैसा था। यह नींव का पत्थर, जिसको लोग प्रैक्टिकली बोलते हैं, कि बिल्डिंग में नींव का पत्थर कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी जो बिल्डिंग होती है वो उस पर ही डिपेंड होती है। तो सबसे ज्यादा किसी के बारे में पढ़ना है तो हमको पढ़ना है किसके बारे में? फाउंडेशन के बारे में, ठीक है? आप कॉपी पेन लेके बैठे सब लोग? यस सर। तो 3 बच्चे रखे हैं कॉपी पेन। फाउंडेशन में सबसे पहले लिखिए, एक सैलो होता है, एक डीप होता है। एक सैलो होता है और एक डीप होता है। फाउंडेशन में 2 टाइप का होता है, एक सैलो और एक डीप। एक सैलो, दूसरा डीप, ठीक है? जो सैलो फाउंडेशन होता है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जो डीप होते हैं उसके भी बहुत सारे होते हैं। तो कैसे हम क्लियरिफाइड करेंगे कि अरे सैलो है कि डीप है? डीप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पढ़ो तो उसका पहले मतलब समझो। डीप का मतलब क्या होता है? गहरा।
कितना गहरा। डीप का मतलब होता है गहरा और सैलो का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऊपर जैसे उसको क्या चिलचिला टाइप का कहते हैं जब शरीर। हाँ, आप ऐसे ज्यादा गहरा नहीं होता। दूसरे शब्दों में और सरल शब्दों में सोचो। चीजों को समझने के लिए हमेशा सरल भाषाओं का उपयोग किया जाता है। टॉपिक तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, बट मतलब क्या होगा, पूरी क्लास हो जाएगी 1 घंटा और पढ़ाने के बाद रिजल्ट आएगा 0। जब भी हमसे कोई हमारे सामने खड़ा हो जाए, हमसे पूछे कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, व्हाट इज द क्लासिफाइड ऑफ फाउंडेशन, हमारे पास तुरंत जवाब आ जाएगा। और उसकी जानकारी तो मिली थी कि हमारे पास सैलो होता है, डीप होता है, लेकिन आप क्लासिफाइड कैसे करोगे? डीप का मतलब गहरा, सैलो का मतलब वो गहरा नहीं हो। तो जितने भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं या तो वो डीप फाउंडेशन में डिपेंड होते हैं या तो हमारे सैलो फाउंडेशन में होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो जो हमारा सैलो फाउंडेशन होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। जो हमारा इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल फुटिंग जिसकी भी होगी या आइसोलेटिंग फुटिंग जिसकी भी होगी, ये पूरे मोस्ट कॉमन टाइप के फाउंडेशन होते हैं। इनका यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। इंडिविजुअल फुटिंग और आइसोलेटिंग फुटिंग ये क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप फाउंडेशन होते हैं। इनका यूज लगभग सभी बिल्डिंगों में होता है। ये जो होते हैं ये या तो सिंगल कॉलम में होते हैं और या तो पैड फाउंडेशन के रूप में होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सबसे पहले नीचे 80 mm का होता है, फिर 4 इंच ऊपर होता है, फिर 60 mm हो जाता है, फिर ऊपर उठता है 8 इंच का है या 4 इंच का है। फिर मतलब जो अपनी वैल्यू कम करते चले जाते हैं, फिर पहले चौड़ा फिर थोड़ा कम फिर और ये सब सैलो हो जाते हैं। और डीप में क्या जाता है? एकदम गहरा हो, एकदम लंबा। और यूज कहाँ करते हैं हम? फाउंडेशन को कब तक खोदते हैं? फाउंडेशन तो करना बाद में, पहले हम फाउंडेशन को खोजते। हम कैसे पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे हमें फाउंडेशन, यहाँ से बिल्डिंग का फाउंडेशन हमको यहाँ पे रखना है? सो वॉल्स के बेसिस पे होता है? नहीं, गलत। फाउंडेशन जहाँ तक स्टोन मिलने लगे सर, हाइट का कोई मतलब नहीं है। ये कोई जवाब नहीं है। और कोई? सर जहाँ पे चीजें स्टेबल समझ में आए, जैसे सर जहाँ तक स्टोन मिलने लगे, जहाँ तक स्टोन मिलने लगे, ये परफेक्ट आंसर है। जहाँ तक हमको स्टोन मिले, स्टोन मतलब रिजिड, और जहाँ पे हमें चीजें रिजिड मिलने लगेंगी वहां से हम कंफर्म कर लेंगे कि यहाँ पे हमको अगर 2 फीट में हमको स्टोन मिल जाता है तो हम वहां पे क्या करेंगे? अगर हमको 2 फीट में कहीं स्टोन मिल गया 2 फीट में, तो हम वहां पे कौन सा फाउंडेशन करेंगे? अरे नॉर्मली नॉर्मली और अगर हमको कहीं वो पत्थर मिल ही नहीं रहा है, जैसे मट्टी मिल रही है, क्ले मिल रहा है, या तो वहां पे ब्लैक कॉटन। अच्छा, ब्लैक कॉटन सॉइल में और रेड सॉइल में क्या डिफरेंस होता है? रेड ब्लैक कॉटन रेड में कुछ सर रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड की इससे मतलब नहीं है। मतलब नॉर्मली सोचो ऐसे कि जब प्रोस्पेक्टिव वो किस चीज से पूछा है, प्रोजेक्ट किस चीज में कर रहा हूँ, से मतलब होगा। जो ब्लैक कॉटन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा गीली होगी, कीचड़ वाली होगी, तो वो ज्यादा स्टिंग करेगी। और जो भी हमारी पाइल फाउंडेशन होगी वो हमारी क्या होगी, उसको हमको गहरा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या होती है, मिट्टी होती है। और जो सैलो फाउंडेशन होगा वहां पे हमारा पत्थर मिल जाएगा, इसलिए हम वहां पे सैलो फाउंडेशन यूज करते हैं। तो जब भी हम किसी बिल्डिंग के पास जाएंगे या किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जाएंगे तो पहले हम वहां पे क्लासिफाइड करेंगे इस चीज को कि वहां पे कौन सी मिट्टी है। हेलो, यस सर। वहां पे उस दिन पहली क्लास में बताया था ना, देखो वो चीजें याद करो। पहले दिन ये बताया था कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को बनाने जाते हैं पहले वहां पे मिट्टी का टेस्ट करते हैं कि वहां पे हमारी जो सॉइल है वो किस टाइप की है, उसके बेस में हम वहां पे फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो शेप होते हैं ये इंडिविजुअल फुटिंग के लिए या तो स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगुलर, जैसा भी आप चाहो, ये होते हैं डिपेंड करते हैं लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर इज कैरीड बाय द कॉलम। लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर का लोड हुआ इज कैरीड बाय द कॉलम। इस कॉलम में जाएगा, साइज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लोड। जो भी आपकी लोड होगा वो आपके शेप पे डिपेंड नहीं करता है, जो आपके गोल बना रहे हो चौकोर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक हद तक, मतलब अगर आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है या सिंगल 4 स्टोरी बनाना है, ये दोनों पे डिपेंड अलग अलग करते हैं कैसे कॉलम बनाना है। जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करेंगे वहाँ जो पैर होते हैं वो हमेशा सर्कुलर होते हैं,
क्या है, बीच के हैं। अब आप देखो बनारस में जितने भी एफओबी बने हुए उनके जो पायर हैं वो कैसे बनाए गए हैं, रेक्टेंगुलर बनाए गए हैं कि सर्कुलर बनाए गए हैं? सर ये पायर क्या है? पैर मतलब पैर शब्द से पकड़ूंगा, पैर सर्कुलर ही होता पैर है। मतलब जो कॉलम का एक स्ट्रक्चर होता है जो ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल के बीच का जो एरिया होता है उसको हम पैर बोलते हैं। जो ब्रिजेस होते हैं जिनके पैर होते हैं ना, हिंदी में पैर और इंग्लिश में पैर समझो, पैर वो होता है एज लाइक कॉलम, जिसमें पूरे बिल्डिंग का जो लोड है ना वो बियरिंग कर रहा है। कॉलम बनाते हैं ना अपन, तो जब कॉलम में पढ़ेंगे अभी, जब कॉलम टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें बताऊंगा कि पैर का यूज क्या होता है और पैर किसको कहते हैं। अभी तो कॉमन समझ लो, पैर मतलब पैर। जो आपके एफओबी बने हुए हैं जो इसके पैर बनाए गए हैं ये गोल क्यों होते हैं? या किसी भी बड़े मॉल वगैरह में जाओगे तो वहां भी देखो, वहां पे भी जो पैर बनाए जाते हैं, कॉलम बनाए जाते हैं, तो सर्कुलर बनाए जाते हैं, क्यों? सर वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और कोई बताओ, जल्दी से बताओ। सर्कुलर में और रेक्टेंगुलर में सर इसमें बेंडिंग मोमेंट का कुछ होगा? नहीं, बेंडिंग मोमेंट तो टॉपिक ही अभी दूर करो, उसको तो अभी क्लियर नहीं कर सकते अपन। बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को अपन आगे डिस्कस करेंगे जब हम फाउंडेशन सीख जाएंगे, बिल्डिंग में आ जाएंगे और उसकी रिटेनिंग वॉल बना लेंगे। रिटेनिंग वॉल क्या होती है? रिटेनिंग वॉल मतलब दीवार। रिटेनिंग वॉल मतलब दीवार, टेक्निकल वर्ड है, ओके। रिटेनिंग वॉल मतलब वॉल, सिंपल सी वॉल, बस इतना समझो। इंजीनियर है उससे टेक्निकल यूज करना पड़ता है तो रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, ठीक है। पहला जो इंडिविजुअल फुटिंग या आइसोलेटिंग फुटिंग, ये कौन से होते हैं? इंडिविजुअल फुटिंग या आइसोलेटिंग फुटिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। दिस फाउंडेशन इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ सिंगल कॉलम एंड आल्सो कॉल्ड अ पैड फाउंडेशन। सेकंड होता है कंबाइंड। अब अभी तो सिंगल पढ़े, इंडिविजुअल किसी भी सिंगल कॉलम के लिए, किसी भी सिंगल कॉलम के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। कंबाइंड का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कॉलम आपस में नजदीक हो। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कंबाइंड का मतलब क्या होता है? कंबाइंड फुटिंग इज कंस्ट्रक्टेड when two or more column are close enough and their isolating footing overlap to each other। मतलब जब दो कॉलम में सेट करते हैं और दोनों कॉलम आपस में जो उसका लोहा होता है क्या करता है? एक दूसरे को क्या करता है? ओवरलैप करता है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे में चढ़ जाता है, एक दूसरे में फंस जाता है। अभी मैं पूछा था ये जो एफओबी बनी हुई है बनारस में, एफओबी का मतलब समझते हो? फुट ओवर ब्रिज। तो इसके जो पैर होते हैं, जिसके पैर होते हैं, जो इसके कॉलम होते हैं, वो सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है? सर्कुलर होता है। तो क्यों होते हैं सर्कुलर? अभी बताया मॉल के भी ऐसे ही होते हैं। तो जो इंडिविजुअल जो फाउंडेशन होता है वो सर्कुलर हो सकता है या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों गोल क्यों होते हैं? गोल का क्या, चौकोर क्यों नहीं होते? बोलो भाई, सब लोग चुप हो जाते एकदम से। नहीं बेटा, सृष्टि सरफेस एरिया क्यों ज्यादा होगा? अगर 1 फीट का बनाना है तो गोल भी 1 फीट का बनेगा, बस रेडियस की बात होगी। सर्कुलर बनाना है तो 1 फीट का होगा। सरफेस एरिया कोई लेना देना नहीं इसका। और कोई आंसर? सर आपने बताया कि सर्कुलर होता है। सर सर्कुलर रेक्टेंगुलर दोनों को होते हैं? कहाँ पे देखो बाबू, सर्कुलर रेक्टेंगुलर दोनों कैसे हो सकते हैं? सर शीट के साइड में सर जो बने हैं, ब्रिज बने हैं, तो सर उसमें सर रेक्टेंगुलर ही है। अच्छा रेक्टेंगुलर है, पूरे कॉलम रेक्टेंगुलर नहीं? जी सर। अच्छा अब मैं बताता हूँ, देखो जो सर्कुलर होता है, कांच सामने होते तो इस चीज को ज्यादा क्लियर कर पाता है। जो सामने जो सर्कुलर सेक्शन के जितने भी पैर होते हैं उसमें लोड कहाँ लगता है? सेंटर में लगता है। लोड कहाँ लगता है? सेंटर पे लगता है। जो रेक्टेंगुलर शेप होते हैं उसमें लोड कहाँ लगता है? एंड लोड लगता है, चारों तरफ लगता है।
कहाँ लगता है? चारों तरफ लगता है। तो किसी बिल्डिंग का या किसी वेट का भार अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, और पॉइंट में 1 में करेंगे तो जो उसका 1 शेप होता है ना, मतलब 1 शेप का मतलब अगर कोई पॉइंट लोड वहां पे लग रहा है तो कितने में डिवाइड होगा? चारों, मतलब अगर उसकी 8 डायरेक्शन है या 10 डायरेक्शन है या 14 डायरेक्शन है या 26 डायरेक्शन है तो सर्कुलर सेक्शन के अंदर है, क्योंकि डायरेक्शन तो अलग अलग हो जाएंगी। रेक्टेंगुलर में सिर्फ 4 डायरेक्शन होती है, लेकिन सर्कुलर में तो कम से कम 26 डायरेक्शन हो सकती है। टीवी की तो जैसे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में टीवी होती है ना चक्के पे, याद है आपको? तो उसका जो लोड होता है ना वो पूरे एरिया को बराबर कवर करता है। इसलिए जब भी कोई हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें हम गोल पैर ही यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर नहीं यूज करते। ये शिवपुरी में बनाया गया है, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ कि जिसका वेट ज्यादा होगा, जो ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसमें हमेशा गोल पैर का ही यूज होगा, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन का कोई बड़ा ब्रिज हो, या तो किसी रेलवे का टनल हो, चाहे वो कोई यमुना ब्रिज पार करने के लिए हो, या तो यमुना एक्सप्रेस वे का कोई पार्ट हो। जो भी बनाएगा वो हमेशा सर्कुलर बनाएगा, रेक्टेंगुलर कभी नहीं बनाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो ऑयल होता है, वो चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, जितने भी इसके कंटेनर होते हैं वो हमेशा किस शेप के होते हैं? सर्कुलर ही होता है। हाँ, सर्कुलर होते हैं। नहीं, सर्कुलर नहीं कहा जा सकता उसको सिलेंड्रिकल। हाँ, सिलेंड्रिकल बोल सकते हो, एक शेप में बोल सकते हो, बट सर्कुलर को नहीं कहा जाता। तो वो क्यों होता है? उसका मतलब यही होता है ना कि जो उसका फोर्स होता है, उस लिक्विड का जो फोर्स होता है, उसको कोई प्रॉपर डायरेक्शन ना मिले, मतलब उसका जो लोड है वो चारों तरफ ना बटे, इसलिए टंकियां गोल नहीं बनाई जाती। क्लियर हो गई? कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे ऊपर आ रहा है 100 न्यूटन का लोड, 40 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, 40 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब 40 किलो पर न्यूटन मीटर, या 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसा समझो। तो 40 किलो न्यूटन का जो वेट है वो आ रहा है उसके 1 मीटर में, ठीक है? 40 किलो न्यूटन पर मीटर मतलब 1 मीटर में 40 किलो न्यूटन का वेट आ रहा है। अब हम जस्टिफाइड इस तरह करें कि हम किसी भी सेक्शन पे उठाते हैं, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो छत हो, चाहे वो छज्जा हो, कुछ भी हो, अगर जब उसका लोड हमारा 40 किलो न्यूटन का है तो हम उसको डिवाइड कर दिए 4 कॉलम में, 10 चारों तरफ चला गया, ठीक है? 10 चला गया तो डिवाइड हो गया किस? चारों सेक्शन में हो गया। अब चूंकि छत है, छत का शेप कैसा होता है? चौकोर, रेक्टेंगुलर होता है, इसलिए घर बनाते समय हमेशा चौकोर यूज किया जाता है, क्योंकि ज्यादा लोड नहीं होता। और जो लोड उसका होता भी है तो वो क्या होता है कि वो चारों जो दीवारें होती है, दीवार के अंदर कॉलम छिप जाते हैं, इसलिए हम चौकोर बनाते हैं। हम चाहें तो घरों में गोल यूज कर सकते हैं। तो जहां दीवारें नहीं होती हैं, जैसे घर के बाहर का बालकनी का पोर्शन हो, या तो बाहर का पोर्च हो, तो जो ये सब बनाए जाते हैं, इसमें आप सर्कुलर सेक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें दीवारें नहीं होती है तो प्रॉपर बाइंडिंग करने में दिक्कत नहीं होती। भाई अगर कोई गोल स्ट्रक्चर है वहां रेक्टेंगुलर से उठाएंगे तो सर्कुलर सेक्शन में तो वाल भी, रिटेनिंग वाल बनानी पड़ेगी, तो वो क्या है बाद में, अभी तो फ्री में दिक्कत नहीं होगी, बाद में क्या है वो जो गोल स्ट्रक्चर होगा, जो रेक्टेंगुलर होगा, दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, इसीलिए इसमें क्रैक हो जाएगा। क्रैक डेवलप क्यों होते हैं? जब प्रॉपर बाइंडिंग नहीं बन पाती। इसीलिए हमेशा जो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं वो हमेशा ऐसी जगह पे सेट किए जाते हैं जहां पे हमको रिटेनिंग वाल न बनानी पड़े। कंबाइंड फुटिंग क्या होती है? कंबाइंड फुटिंग इज द कंस्ट्रक्टेड व्हेन 2 और मोर कॉलम आर क्लोज इनफ। जब 2 या 2 से अधिक कॉलम, अधिक क्या 2 ही कॉलम समझो। अगर 100 किलो न्यूटन में 40 किलो न्यूटन का था तो 10 डिवाइड हो गया। अब सपोज दैट वहां पे 40 की जगह में 80 हो गया तो वहां पे कौन सी फुटिंग करनी पड़ेगी? कंबाइंड फुटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि हमको 20 करना है, तो 20 करने के लिए क्योंकि पैर की साइज होती है, समझ रहे हो? तो वहां पे हमें 10 के 2 कंबाइंड करना पड़ेगा। और कंबाइंड कैसे होंगे? मतलब नीचे नेट सेम रहेगा, कॉलम अलग अलग खड़े होंगे, इनकी प्रॉपर अलग अलग रिंग बनेगी, और उसके बाद जब इनको ओवरलैप करना होगा तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में हमको स्ट्रिप्स बांधनी पड़ेंगी, वो हमारी कहलाएगी कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, क्लियर है? तो सर ये दोनों डिस्टेंस पे बनते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के पास? नहीं, एक ओवरलैप का मतलब डिस्टेंस कैसे हो सकता है? ओवरलैप मतलब एक दूसरे पे स्टक करना, एक दूसरे पे फंसे रहना।
जैसे जब भी बीम बनाई जाती है, जब छत का लोहा होता है, जो छत का लोहा होता है और जो बीम होती है, वो जो ऊपर वाली लिंटर बीम होती है, वो दोनों आपस में ओवरलैप होती है। छत के लोहे को कभी किसी ने नजदीक से देखा है? छत में जब लोहा पड़ता है, किसी ने नजदीक से देखा है? यस सर। क्या होता है बाबू, कोई बता सकता है? कुछ भी गलत सही जो आता है वो बोलो। देखो, ये मत सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं, ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसमें मत जाओ कोई क्या सोचेगा। जिसको जो सोचना है उसको सोचने दो, तुम मुझको जवाब दो, रिस्पॉन्स दो। देखो, जब तक तुम जवाब नहीं दोगे बाबू, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसके आगे पढ़ाना चाहिए कि नहीं। मैं बार बार उस टॉपिक पे रुक के आपसे पूछता हूँ, अगर क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं होता फिर पीछे आके बताता हूँ, ताकि वो चीजें, अगर मैं 100 नंबर ऑफ डेज क्लास करूंगा ना, तो भी मैं फर्स्ट क्लास को आपको रिमाइंड जरूर करूंगा, ताकि जब मैं 101वीं क्लास में पहुंचू ना, 100 प्लस पहुंचू, तो मुझे ये याद रहे कि पहली क्लास में आपको क्या बताया था, क्या वो चीजें आपको याद है? नहीं याद, मैं बार बार बताऊंगा। जो छत का लोहा होता है उसको कैसे बांधते हैं, ये कितने टाइप का होता है, कोई बता सकता है? डबल जाल क्या होता है, सिंगल जाल क्या होता है, इसके बारे में किसी ने पढ़ा है? कौन से एमएम का सरिया यूज होता है छत पे? मैं सिर्फ कॉमन चीजें बता रहा हूँ और अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ कॉमन चीजें। 8 mm होता है उनका सरिया यूज होता है। 8 mm 10 mm और कोई? 12 mm सर। 12 mm और कोई? 9 mm सर। 9 mm नहीं बाबू, 8 mm 10 mm बताओ। 9 mm कहाँ आता है? 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 26 mm। सर अगर सूत की बात, सर सूत की बात करें तो 4 सूत का सरिया बोलते हैं उसको। सर देसी भाषा में जो उसको कहते हैं 4 सूत का सरिया। ठीक है, देसी भाषा में ही, मैं तो खुद ही इतना हिंदी में पढ़ाता हूँ, देखते हो मैं इंग्लिश बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट है चीजों को याद कराना, चीजों को समझाना। इंग्लिश तो तुम खुद पढ़ लोगे यार, इंग्लिश तो बहुत बड़ी चीज थोड़ा नहीं, अंग्रेज छोड़ के गए उसी पे करने जाना है। अगर सूत की बात करें तो एक सूत बराबर कितना होता है? 3 mm होता है। एक सूत बराबर 3 mm, हमेशा याद रखना, एक सूत बराबर 3 mm, कॉपी में लिख लो, एक सूत बराबर 3 mm। तो जब आप 3 सूत की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 mm, मतलब इसका सरिया आता ही नहीं है, इसका आता ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3.5 सूत। ये 4 सूत की बात करेंगे तो 12 mm, तो 12 mm जो तो यूज नहीं होता छत में, इसलिए नहीं होता कि वो ओवर एनफोर्समेंट होता है। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2 चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि कहीं हमारा रेनफोर्समेंट ओवर तो नहीं हो रहा है या तो अंडर नहीं हो रहा है। अगर ये 2 चीजें होंगी ना, जब भी इन 2 चीजें होंगी तो इन चीजों में 2 चीजें जरूर आ जाएंगी, एक आएगी बेंडिंग मोमेंट, एक आएगा शियर फोर्स। शियर फोर्स का मतलब होता है जितना भी जो इसमें अप्लाइड फोर्स होता है ना, वो कितना शेयर कर पा रहा है। बेंडिंग मतलब होता है वो कितने में वो स्ट्रक्चर आपका बेंड कर जाएगा और फेल कर जाएगा। जैसे कोई बीम है, अरे बहुत भी पढ़ाना है, समय कितना जल्दी बीतता जा रहा है, 12 बज रहा है ना। चलो आज क्लास चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सर से निवेदन कर लूंगा। तो मैं आपको बता रहा था, पहला बताया था इंडिविजुअल फाउंडेशन, दूसरा बताया था कंबाइंड फाउंडेशन, ये कंबाइंड फुटिंग। फुटिंग का मतलब फाउंडेशन से ही होता है, ओके। नंबर तीसरा था स्प्रेड फाउंडेशन, ये स्ट्रिप फुटिंग, ये वाल फुटिंग, तीनों चीजें इसको बोलते हैं, स्प्रेड फुटिंग, ये स्ट्रिप फुटिंग और ये वाल। तो स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब स्प्रेड, हाँ गुड। और मतलब स्प्रेड का फाउंडेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो वाल होती है ना, जिनका लोड होता है, जब वो लोड बहुत ज्यादा होता है तो उस बहुत ज्यादा लोड, तो क्योंकि वहां पे अगर कोई ऐसा पैर नहीं दिया जा रहा है जहां पे लोड एक्सेस हो रहा है, वहां पर हम स्प्रेड फाउंडेशन यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा वाल फाउंडेशन होता है, जो इसका बेस होता है, जो कोटिंग की जो टाइप होती है, स्प्रेड ही होती है। इसका मैं फोटो शॉट अभी भेज दूंगा ग्रुप में, तो आपको जब प्रैक्टिकली देखोगे ना तो चीजें तुरंत क्लियर हो जाएंगी कि स्प्रेड फुटिंग यहाँ होता है जहां पे हम वाल फाउंडेशन बनाते हैं और प्लिंथ लेवल से ही बनाना चालू करते हैं। किसी को इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है कि प्लिंथ लेवल क्या होता है और ग्राउंड लेवल क्या होता है और लिंटर बीम क्या होती है, ये तो किसी कंफ्यूजन नहीं है ना। किसी को प्लिंथ बीम में और लिंटर बीम में कोई डिफरेंस या कोई डाउट हो? प्लिंथ बीम और
लिंटल बीम। सर जस्ट क्या क्लियर है ना? सर बता दीजिए। अच्छा देखो, जो चीजें ग्राउंड के नीचे होती है सब स्ट्रक्चर में आती हैं। पहले हमने फाउंडेशन बनाया, यस सर। ग्राउंड लेवल तक आ गए। ग्राउंड लेवल के जस्ट बाद, मतलब ग्राउंड लेवल के मतलब जीएल, जहां पे हम खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं, जब वहां पे जो फाउंडेशन बनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्लिंथ बीम। उसको क्या बोलेंगे? प्लिंथ बीम। इसको क्या बोलेंगे? जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर मतलब बनाने का जब स्टार्टिंग है उसको प्लिंथ बीम बोलेंगे। हाँ, जब हम ग्राउंड लेवल के नीचे फाउंडेशन बना लेंगे, जैसे ग्राउंड लेवल में आएंगे तो हम जो भी बीम बनाएंगे, चारों जो जितने कॉलम होंगे, बीम का मतलब होता है कॉलम को एक साथ जोड़ना, ताकि कॉलम इधर उधर फैल ना जाए, ताकि स्ट्रक्चर हमारा फेल न हो जाए। तो जो प्लिंथ बीम होगी उसका सबसे पहला काम होता है प्लिंथ बीम डाली जाती है। और प्लिंथ बीम का मतलब होता है वो जितने भी कॉलम होंगे उनके अगल बगल से सरिया या अंदर से सरिया, मतलब उनको एक दूसरे को कैप्चर करके पकड़ने का काम करती है, ताकि उसका फैलाव ना हो। और वही चीज 8 से 10 फीट की हाइट तक जब ब्रिक वर्क डोर विंडोज का लग जाता है, तो सबसे ऊपर छत के जस्ट नीचे जो कास्टिंग बीम होती है उसको क्या बोलते हैं? लेंटल बीम। क्या बोलते हैं? लेंटल बीम। हाँ, तो फाउंडेशन के जस्ट ऊपर जो बिल्डिंग कैपेसिटी जो कॉलम होते हैं उनको पकड़ने के लिए प्लिंथ बीम होती है, और जो छत के नीचे होती है उसको क्या बोलते हैं? लेंटल बीम। उसके ऊपर छत पड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है? स्ट्रक्चर हमारा जल्दी फेल नहीं होता। चौथा है हमारा राफ्ट और मैट फाउंडेशन। राफ्ट और मैट का मतलब आप ऐसे समझो कि जितने भी फाउंडेशन होते हैं, जितने भी कॉलम खड़े हैं, जो वही बताया प्लिंथ बीम जो है ना, प्लिंथ बीम है ना, जो प्लिंथ बीम है, ठीक इमेजिन करो उसी तरह राफ्ट फाउंडेशन भी होता है। मतलब जो राफ्ट फाउंडेशन होता है इसका टाइप्स होता है, ये जो नीचे का ग्राउंड होता है इसमें जो बीम होती है फैली हुई बीम होती है चारों तरफ से। मतलब सबसे पहले हम पैर करते हैं, पैर एक्सकवेट करते हैं। एक्सकवेट मतलब खोदना, जब हम जमीन को गड्ढा करते हैं वहां पे हम कॉलम खड़ा करते हैं। जैसे ग्राउंड लेवल में आता है तो हम उसको क्या करते हैं? चारों तरफ से बाइंडिंग का काम करते हैं, बांधने का काम करते हैं। जब हम उसको बांधते हैं उसको हम प्लिंथ बीम बोलते हैं। यही चीज हमारी फाउंडेशन से स्टार्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे प्रोटेक्टेड के लिए होता है। सेकंड में आता है हमारा डीप फाउंडेशन। सर राफ्ट फाउंडेशन में जो आपने बताया सर, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको टंकी बनाना है तो आप 5 पिलर लोगे। अगर आपको घर बनाना है 10 बाई 10 का तो आप 4 पिलर लोगे। अगर आपको 100 बाई 100 का बनाना है तो 400 पिलर लोगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना कितने कॉलम बनाना है। ठीक है, सैलो फाउंडेशन का मतलब दिमाग में मोटा मोटा भी समझ लो, जो भी स्ट्रक्चर डीप फाउंडेशन की तरह नहीं होते उनको सैलो फाउंडेशन की तरह देखते हैं। अब सॉरी, जो पाइप की तरह नहीं होते उसको सैलो बोलते हैं। अब पाइप का क्या होता है? एक तो होता है पाइप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन में पाइप होता है और दूसरा होता है ड्रिल्ड शाफ्ट। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पाइप और दूसरा होता है ड्रिल्ड शाफ्ट। शब्दों से समझो, पाइप का मतलब क्या हुआ, डीप का मतलब क्या हुआ। ये सब डीप फाउंडेशन के टाइप है। सैलो के तो 3-4 हो गए थे, एक इंडिविजुअल, एक कंबाइंड। इंडिविजुअल में सिंगल कॉलम, कंबाइंड में 2 से अधिक कॉलम। स्टिफ फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन। दूसरा है डीप फाउंडेशन, डीप में 2 हुए, एक पहला पाइल दूसरा ड्रिल। तो पाइल का मतलब क्या होता है? जैसे बोर होता है ना घरों पे, बोर सभी लोग बोलो, घर पे जो बोरिंग होती है ना, एक्सपोर्ट करते हैं पानी निकालने के लिए, बोरिंग। तो बोरिंग में कभी देखे हो नीचे क्या शाफ्ट लगा होता है जो होल करता है नीचे? उसको बर्मा बोलते हैं। याद आया? हाँ, वो जो ड्रिल करता है, जो पत्थर को काटता चला जाता है, उसको बोलते हैं पाइल फाउंडेशन। सेकंड होता है ड्रिल्ड शाफ्ट। ड्रिल्ड शाफ्ट का मतलब होता है, ड्रिल्ड शाफ्ट का मतलब होता है जो पुराने जमाने में जो हैंड पंप कैसे खोदा जाता था, किसी को मालूम है? आदमी लोग खोदते थे हैंड पंप बनाने के लिए, पानी निकालने की विधि अपनाते थे। यस सर। जल्दी बताओ क्या होता था वो? सर वो पाइप के थ्रू होता था, पाइप को झटके से वो नीचे डालते थे। नहीं, कोई और बताए? वो एयर कंप्रेसर हो गए। कोई तीसरा बताए? पाइप की तरह होता था, कुछ अंदर जाता था और उसके ऊपर हाथ रखे होते थे लोग, शायद उससे वैक्यूम क्रिएट होता था, उसमें से पानी बाहर आता था। नहीं बाबू, और कोई?
सर आप ड्रिल के लिए पूछ रहे हो, पानी निकालने के लिए पूछ रहे हो? मैं ड्रिल सॉफ्ट पूछ रहा हूँ, पानी निकालने की विधि पूछ रहा हूँ। हैंड पंप, पहले के लोग या पुराने समय में हैंड पंप कैसे खोदे जाते थे? अब तो बोरिंग मशीन है, उसके पहले क्या हैंड पंप नहीं होते थे? चापाकल, वो तो बिहार शब्द है, वहीं से तो चापाकल होता, कैसे बनाया जाता था उसको? कास्टिंग करके बनता है सर, चापाकल तो कास्टिंग से बनता है। नहीं बाबू, कास्टिंग कैसे बनेगा? मैं गड्ढा करने की बात कर रहा हूँ। पुराने मेरे शब्दों को समझो ना, पुराने सब जैसे आज के समय में हैंड पंप बनाना है तो हमको मशीन आएगी, बोरिंग करेगी और चली जाएगी, पाइप डालते और हैंड पंप लग जाएगा। पुराने समय में मशीनें नहीं होती थी बोरिंग करने की, तो पानी कैसे निकाला जाता था? वो ये फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ड्रिल्ड शाफ्ट की। मतलब एक शाफ्ट होता है। अब सभी लोग आंखें बंद करके सीधे जूम करो, ठीक है? आंखें बंद करो, सोचो कि जब जमीन में हम जब पाइल डीप फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो पहला तो हो गया पाइल। पाइल का मतलब क्या हुआ? बोरिंग मशीन। बोरिंग मशीन आएगी, वो ड्रिल करेगी, नीचे शाफ्ट लगा रहता है वो ब्लेड वाला, तो वो अपने नीचे काटता चला जाता है। ये दूसरा होता है ड्रिल्ड शाफ्ट। ड्रिल मतलब छेद करना, और शाफ्ट मतलब जिसके चौड़े शाफ्ट को डिश हो, जिसके डिश हो। डिश मतलब जिस कहने से याद कर लो कि गोल शाफ्ट होगा जो जमीन को काटते हुए चला जाएगा। गोल होगा, मैनुअली 4 आदमी मिलते थे और उसको हाथ से घुमाया करते थे। 2 आदमी उस पकड़ते, 2 आदमी इधर, 8 आदमी पूरे घूम जाते थे। तो जो ब्लेड हुआ करती थी वो भी उसी शेप में होती थी जिस तरह नट और बोल्ट होता है। तो जैसे उसकी चूड़ी जो होती है ना, सर्कुलर शेप में होती ना, जैसे इंटर्ड करो पूरी घुसती चली जाएगी। अब फिर उसको निकालना होगा तो उसी तरह उसको मोड़ के निकालेंगे। तो जो डिश हुआ करती थी उसमें मिट्टी कट जाया करती थी और पूरी डिश बाहर निकाल के उसको खाली कर देते थे और फिर उसी को जमीन में लगा के फिर उसको घुमाने रखते थे। क्लियर हुआ? सर वो जो दो आयरन टाइप का निकला होता था और दो लोग एक साइड पकड़ के और सिर्फ गोल गोल ऐसे घूमते हैं सर, वही? हाँ, गोल गोल घूमते थे। नीचे उसमें डिश लगी होती थी, मतलब गोल जैसे थाली होती है ना अपनी, डिश मतलब थाली। लेकिन वो क्या होती है, चारों तरफ से थाली जो डिश होती थी उसमें ब्रेड मतलब नुकीला चिप पोर्शन होता था और पूरी एक लेयर जैसे स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल का मतलब समझते हो? स्पाइरल का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट और घूमते 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 लास्ट तक चला जाए। तो उसमें 5 लेयर की डिश बनी होती थी जो नीचे से एकदम नुकीली होती थी और धीरे धीरे चौड़ी हो जाती थी, गोल 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 को 5 राउंड करके रुक जाती थी। तो 5 राउंड जितनी कटिंग होती थी, जब हम जमीन में घुसेड़ते थे तो पहला सबसे नीचे वाला शाफ्ट एकदम नुकीला होता था, वो जमीन में घुस जाता था। जैसे हम उसको घुमाते थे तो पूरा घुसते घुसते 5 मिनट जब अंदर चली जाती थी तो इसी तरह उसको वापस ऊपर निकाल लेते थे और उसकी मिट्टी बाहर फेंक देते थे। जैसे उसका एक उदाहरण और देता हूँ। अब इस समय नई टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर चले हुए हैं जो होल करते हैं। नई टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर चले हुए हैं जो होल करते हैं, खंभा लगाने का कार्य करते हैं। कोई देखा है? सर उसके पीछे लगा रहता है ऐसे स्पाइरल शेप, उसके पीछे लगा रहता है, गुड, उसके पीछे लगा रहता है, गुड सिस्टम, वेरी गुड। उसके पीछे लगा रहता है, उसको बोलते हैं क्या? ड्रिल्ड शाफ्ट। अब याद आया किसी को? यस सर। सभी को बताओ। यस सर। याद आया? यस सर। इसको बोलते हैं ड्रिल्ड शाफ्ट। तो पहला कौन सा होगा हमारा फाउंडेशन? सैलो फाउंडेशन। इसमें इंडिविजुअल, कंबाइंड, स्ट्रिप, राफ्ट। सेकंड हुआ डीप, पाइल और ड्रिल्ड। क्लियर है? हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी? वॉल की। सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा? थर्ड यूनिट में सेकंड पहला तो हो गया फाउंडेशन। फाउंडेशन बार बार बता रहा हूँ, फाउंडेशन 2 प्रकार के होते हैं, सैलो डीप। सैलो होता है इंडिविजुअल, कंबाइंड, स्ट्रिप, राफ्ट और डीप हो गया पाइल और ड्रिल्ड। मैं इसका नोट्स आपको भेज दूंगा। सेकंड हो गई बीम। आलोक जी अगर यहाँ पर हूँ, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जैसे बीम के लिए भरोसा है। अच्छा, मैं बोल रहा था कि अभी समय है, थोड़ा देर चल सकता है? 5 मिनट ले सकते हैं। हाँ हाँ, समय ले लीजिए आप, पूरा समय लीजिए। थैंक यू कितना देर तक आप क्लास ले सकते हैं जी? थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वॉल। वॉल का मतलब क्या होता है? टेक्निकल शब्द ही मैंने बताया था, रिटेनिंग वॉल। हम जब भी किसी चीज को यूज करेंगे, किसी अपने शब्दों पे, जब भी हम घर बनाते हैं तो हमने फाउंडेशन तो तैयार कर लिया। फाउंडेशन कहाँ तक पहुंचा? नीचे पहले हमने फाउंडेशन बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया, उसकी खुदाई की। उसमें एक, क्योंकि नीचे सेटिंग प्लेट इसलिए नहीं लगाते हैं
क्योंकि नीचे मिट्टी की ऑलरेडी वो एक सपोर्टेड सेक्शन बन जाता है। जैसे हमको गोल फाइल बनाना है तो जब हमने वो गोल्ड सॉफ्ट से अंदर एंटर्ड किया तो जो सारा सॉइल कंटेंट्स होगा वो सारा पूरा मास से भी बाहर आ जाएगा। जितना भी हॉलो सेक्शन बचेगा तो वो पूरा हमारा सर्टिफिकेट का काम करेगा। इसलिए हम सीधे उसमें स्ट्रक्चर में लोहा बनाए, लोहा का जाल बनाए, उसको डाल कर सीधे कंप्लीट कर दिए। ठीक है। अब सेकंड नंबर में आपके जैसे हम फाउंडेशन तैयार किया, अब हमारा ब्रिक वर्क का काम आ गया। तो ब्रिक वर्क मतलब वॉल का काम आ गया, वॉल मतलब रिटेनिंग वॉल का मतलब आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिटेनिंग वॉल बनाते किस तरह की। तो पहला नंबर तो हो गया लोड बियरिंग। पहला क्या हो गया हमारा लोड बियरिंग। सेकंड हो गया नॉन लोड बियरिंग। पहला लोड बियरिंग, दूसरा नॉन लोड बियरिंग और तीसरा पार्टीशन वॉल और चौथा कैविटी वॉल। मतलब 4 टाइप की वॉल यूज करते हैं। सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। लिख लीजिए। पहला लोड बियरिंग वॉल मतलब LBW, लोड बियरिंग वॉल। सेकंड हुई नॉन लोड बियरिंग वॉल, NLBL। तीसरा हो गया पार्टीशन वॉल, चौथा हो गया कैविटी वॉल। सिर्फ 4 ही वॉल टाइप होती है। मतलब हमारे अपने जीवन में सिर्फ 4 वॉलें पढ़नी है। अब हमें वॉल का सिलेक्शन कैसे करना है? 14 लोग हैं, 14 लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग एक बार यस बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सबसे पहला होता है लोड बियरिंग वॉल, नॉन लोड बियरिंग, कैविटी वॉल एंड फोर्थ वन इज पार्टीशन वॉल। हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? भाई चीजें तो हमारे सामने 4 हैं, हमारे पास 4 टाइप की वॉल होगी। अब हमें डिसाइड ये करना है कि हमें कौन सी वॉल का यूज करना है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे छत पर लोड कैसा आ रहा है। अगर लोड बियरिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब हमारे छत में लोड है। ठीक है, हमारे छत पे लोड है, ये छत के ऊपर मल्टी स्टोरी बनाना है तो हमें लोड बियरिंग वॉल बनाना पड़ेगा। या तो वहां पे हमें कॉलम बनाना ही नहीं है तो हमारे ऊपर मतलब जो भी लोड होगा अगर वो हमारे वॉल में आएगा तो हमको उस तरह की वॉल बनानी। पहले पुराने समय की बात करें तो हमारे घरों की जो दीवारें होती थी 24-24 इंच की होती थी, मतलब 2-2 फीटों की वॉल होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉलम नहीं होते थे। तो जो छत का वेट हुआ करता था वो सीधा कहाँ जाता था? वॉलों में जाता था। और आज के जमाने में 4 इंच की वॉल बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉलम होते हैं। तो जो छत का लोड होता है वो बीम के थ्रू कॉलम में जाता है, कॉलम से प्लिंथ बीम में, बीम से फाउंडेशन में। इसलिए हमें 4 इंच की जरूरत पड़ती है। तो पहला हमारा जो होता है वो सबसे पहले होता है लोड बियरिंग। मतलब इसको सीधे से शब्दों में समझ लो कि इट कैरीज लोड इम्पोज्ड ऑन ए बीम एंड स्लैब। मतलब जितना वेट होगा उसका लोड किसमें इम्पोज हो जाएगा? बीम और स्लैब में हो जाएगा। और किसमें ट्रांसफर होगा? फाउंडेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। सर वेट पहले बीम में जाएगा, उसके बाद पहले छत का वेट उसके लेंटल बीम में जाएगा, लेंटल बीम से कॉलम में जाएगा, कॉलम से प्लिंथ बीम में जाएगा, प्लिंथ बीम से फाउंडेशन में जाएगा। ओके सर। ठीक है। अब लोड बियरिंग की बात करें, पहला लोड बियरिंग। तो लोड बियरिंग में कौन कौन सी वॉल हो सकती है? या तो हमारी प्री कास्ट कंक्रीट वॉल हो सकती है, या तो हमारी रिटेनिंग वॉल हो सकती है, रिटेनिंग वॉल में ब्रिक वर्क हो सकता है, या तो हमारी इंजीनियरिंग ब्रिक वॉल हो सकती है, तो स्टोन वॉल हो सकती है। मतलब 4 टाइप की वॉल यहाँ पे अलग है। पहली हो गई प्री कास्ट। प्री कास्ट का मतलब क्या होता है? प्री कास्ट का मतलब जिसको हम ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं। मतलब जैसे हमको 10 फुट बाई 10 फुट में अगर हमें वॉल बनानी है तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रिजेस होते हैं ना, ब्रिज FOB जो अभी बनारस में आप लोगों ने बताया था, जब हम FOB में चढ़ना स्टार्ट करते हैं, सुन रहा है मेरी आवाज? जब हम ब्रिज में चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो साइड में रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है, जो साइड में वॉल बनाई होती है, वो कभी कोई बनते देखा है क्या? नहीं, किसी ने बनते नहीं देखा, क्योंकि प्री कास्ट होती है। वो ऑलरेडी पहले प्री कास्ट कर लेते हैं और उसके बाद सेक्शन के ऊपर सेक्शन रखते हुए चले जाते हैं। याद आया किसी को? यस सर। ये पहले सीमेंटेड होते हैं शायद। हाँ, गुड, इसी को बोलते हैं प्री कास्ट, मतलब कंप्लीट सही है। मतलब सेकंड नंबर हो गया ब्रिक मशीनरी। ब्रिक मशीनरी का मतलब अच्छे से जानते हो, आपके सभी के घरों पे है ब्रिक मशीनरी की, ये भी वाली होगा। तीसरी हो गई, कौन सी बताया था?
लोड बियरिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लोड बियरिंग की। प्रीकास्ट पहला ऑप्शन। सेकेंडरी इंजीनियरिंग वॉल, इंजीनियरिंग में देखो बहुत टाइप की इंजीनियरिंग की वॉल आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये समझ लो कि इंजीनियरिंग की 4 टाइप की होती है। एक एस बाउंड होता है, एक हेडर बाउंड होता है, एक स्ट्रेचर बाउंड होता है। मतलब उसमें पहले खड़े ईंटें रखते हैं, फिर लंबे ईंटें रखते हैं, और मतलब इस तरह के जो शेप बनाते हैं। जैसे क्या होता है, पहले 2 ईंटें मतलब वर्टिकल रखते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल रखते हैं, फिर 2 ईंटें वर्टिकल रखते हैं, फिर 2 हॉरिजॉन्टल रखते हैं, फिर 2 वर्टिकल रखते हैं। ये हो गया फ्रेमिंग बॉन्ड। एक होता है हेडर, एक होता है स्ट्रेचर। इसमें क्या होता है, एक 2 वर्टिकल रखते हैं और एक हॉरिजॉन्टल रखते हैं, फिर 2 वर्टिकल रखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, और उसका जस्ट उल्टा। इसी में एक वर्टिकल हो जाएगा, 2 वर्टिकल हो जाएंगे और 2 हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, फिर 2 वर्टिकल हो जाएंगे, 2। तो मतलब जो ये जो शेप होते हैं इंजीनियरिंग शेप में जाते हैं ना, इसका डीप में अपने को नहीं जाना। पहला है लोड बेयरिंग। लोड बेयरिंग में जो लोड ले सकते, पहला हो गया प्रीकास्ट, मतलब हम ऑलरेडी साइड से पहले उसे प्रीकास्ट कर लेंगे और फिर उसको हम बेसिस से किनारे लगा सकते हैं। सेकंड नंबर हो गया ब्रिक मशीनरी, आपको अच्छे से पता है, ब्रिक के बारे में पता है। थर्ड हो गया हमारा कौन सा, स्टोन वॉल। स्टोन वॉल समझ रहे हो, स्टोन वॉल भाई बोलो। पर जो वॉल में ब्रिक की जगह स्टोन यूज करें, मतलब अभी इस नई टेक्नोलॉजी को छोड़ दो, इसके पहले जितने भी हेरिटेज मैनेजमेंट में आपने देखे होंगे स्ट्रक्चर, जितने भी देखे होंगे, चाहे वो आपके बनारस का किला रहा हो, चाहे वो जो भी रहा, वो सब स्टोन मशीनरी का होता है, इसीलिए जल्दी फेल नहीं होता। ठीक है, स्टोन मशीनरी मतलब पुराने बंदरगाह, किले, जितने भी फोर्ट्स बनाए गए, अंग्रेजों के ब्रिज, जितने भी किले पुराने वाले बनाए गए, जितने भी चीजें पुरानी टेक्नोलॉजी में बने, सब स्टोन वर्क की बनाई गई, इसीलिए जल्दी खराब नहीं होती है। ना उसमें पानी का इफेक्ट होता, ना उसमें हवा का होता, ना उसमें जो बाहर गैसेज होती, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब चीजों का असर पड़ता है, इसलिए वो स्ट्रक्चर ज्यादा 100 से भी ज्यादा चलते हैं। तो लोड बेयरिंग में हमारी 4 ही हुई, पहली प्रीकास्ट हुई, दूसरी हमारी ब्रिक मशीनरी हुई, तीसरी हमारी इंजीनियरिंग वॉल हुई, चौथी हमारी स्टोन वॉल हो गई। अब हम नॉन लोड की बात करें, नॉन लोड बेयरिंग वॉल। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो, आवाज आ रही है क्लियर? सर यस सर सर ब्रिक वॉल और इंजीनियरिंग वॉल में क्या डिफरेंस है? ब्रिक वर्क देखो, होती इंजीनियरिंग वॉल भी ब्रिक वर्क की ही तरह होती है, बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि नॉर्मली ब्रिक वर्क बनाने के लिए हम 4 इंच की दीवार बना सकते हैं, 9 इंच की बना सकते हैं, 14 इंच की, 24 इंच की, 18 इंच की। लेकिन जो इंजीनियरिंग होगी ना, वो सिर्फ 4 इंच और 9 इंच में बनेगी। या तो हेडर बाउंड होगा या तो स्ट्रेचर बाउंड होगा। भाई जब हमारे पास टायर नहीं होगा, कॉलम नहीं होगा, तो हमें दीवार तो ऊंची चौड़ी बनानी पड़ेगी ना। यस सर, इसलिए उसको ऐसा बोलते हैं। तो हमारी जो मशीनरी वॉल, ब्रिक मशीनरी वॉल होगी, और जो हमारी इंजीनियरिंग ब्रिक वॉल होगी, इसमें अंतर सिर्फ इतना होगा कि जो मशीनरी ब्रिक वर्क होगा, ये हमारा 9 इंच, 4 इंच, 16 इंच, 18 इंच, ऐसे 24 इंच, मतलब जैसे लोड होगा उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन जो हमारी इंग्लिश इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी, उसमें हम सिर्फ 9 और 4 इंच का ही यूज करेंगे। और किसका, हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड, जो भी जनरली यूज नहीं किया जाता, रेलवे कराती है और कोई नहीं कराता। सेकंड वॉल की बात करते हैं, नॉन लोड बियरिंग वॉल। नॉन लोड बियरिंग वॉल, इसका मतलब यही से समझ में आ रहा है कि जिसमें हमारा ज्यादा लोड ना हो, मतलब हमारे कॉलम और पैर प्रॉपर तरीके से हों। तो इसमें हमारे 2 टाइप के आते हैं, एक होता है हमारा हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, एक होता है हमारा हॉलो ब्रिक। एक होता है हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, दूसरा होता है हॉलो ब्रिक। पहला होता है हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, दूसरा होता है हॉलो ब्रिक। आवाज आ रही है मेरी? तो फोन आ जाता है बीच बीच में, जिससे दिक्कत होती है। क्योंकि सबको पता रहता है 11 से 12 को डिस्टर्ब न करें, उसके बाद भी कुछ तो कर ही देते हैं। तो जो हॉलो कंक्रीट ब्लॉक होता है, इसकी बात ये करते हैं कि जो अभी फर्स्ट क्लास में जो सभी उनसे पूछा था ना कि जो ब्लॉक होते हैं और ब्रिक में क्या डिफरेंस है। तो जो ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक को हम साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उसको बहुत बड़ा बड़ा, मतलब 1 फीट का, मतलब 1 फीट मतलब 12 इंच, और 12 इंच बाई, अगर दीवार की विड्थ हमको 9 इंच बनाना है या 4 इंच बनाना है, तो इसके हिसाब से हम ब्लॉक बना सकते हैं। 12 इंच बाई 4 या 12 इंच बाई 9 इंच, मतलब ये पूरे ब्लॉक है। ये क्या होते हैं, ब्रिक से ज्यादा इजिली अनवेटेड होते हैं, मतलब इनका वेट जो होता है वो एकदम नगण्य के बराबर होता है, क्योंकि मिट्टी के होते हैं,
वो फुल होते हैं, और ये क्या होते हैं किनारे किनारे में वॉल बने होते हैं, बीच में पूरे हॉलो होते हैं, बीच में पूरे खाली होते हैं। तो जो खाली जगह होती है, और इसके लिए जो हमें सीमेंट का यूज नहीं करना पड़ता। अब केमिकल आता है, उसको लगाइए और हॉलो ब्लॉक करके फिर केमिकल लगाइए, फिर ब्रिक रखिए, इसका वीडियो आपको भेज दूंगा। तो ये फ्लाई है इसमें? नहीं, फ्लाई ऐस नहीं होता है इसमें। ये हॉलो ब्रिक की जो टेंडेंसी होती है, वो जो सत्ता होता है, सत्ता का नाम सुना है ना, उसको इंग्लिश में कोई बोलते हैं स्पंज। इसमें जो स्पंज कंक्रीट यूज किया जाता है, वो स्पंज के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और कुछ ग्रेनुलर टाइप का मटेरियल होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्लस सीमेंट का कॉम्बिनेशन, मतलब ग्रेनुलरी वहीं से बन के आता है। हम मार्केट की जिप्सम और ये वाली यूज नहीं करते, सिलिका वाली। तो इसको फॉर्म कंक्रीट बनाते हैं। फॉर्म कंक्रीट से जितने भी ब्लॉक बनते हैं, तो वेट में तकरीबन इससे 4 गुना अधिक मजबूत और कम वेटेड वाले होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा हॉलो कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक, बात समझो, कंक्रीट ही होगी इसमें भी, मगर इसमें पत्थर वाली कंक्रीट नहीं होगी। इसमें कौन सी कंक्रीट होगी? हल्की वाली होगी, मतलब स्पंज वाली होगी। स्पंज तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। दूसरा हो गया हॉलो ब्रिक। हॉलो ब्रिक का मतलब फ्लाई एश ब्रिक। फ्लाई एश ब्रिक का मतलब आप सबको पता है क्या होता है। पहला हो गया लोड बेयरिंग, जिसमें प्री कास्ट था, मैसनरी वाल था, इंजीनियरिंग वाल था, स्टोन वाल था। दूसरा हो गया नॉन लोड बेयरिंग, इसमें हो गया हॉलो कंक्रीट हो गया और हॉलो ब्रिक हो गया, मतलब इसमें ब्लॉक का यूज भी हो गया, ब्रिक का यूज भी हो गया। तीसरा हो गया हमारा कैविटी वाल, चौथा हो गया पार्टीशन वाल। ठीक है, तो जो कैविटी वाल होती है वो क्या होती है? कैविटी वाल सर जो अंदर से खाली है, वो, इसमें क्या होता है, अगल बगल से हम एक दीवार बनाते हैं और बीच में जो है हम उसको कम से कम 2 से 3 इंच की स्पेस दे देते हैं। अगल बगल 4 इंच की दीवार बनाते हैं और बीच में जो होता है वहां पे हम क्या करते हैं, स्पेस दे देते हैं। ठीक है, सर ये तो इस पे फिर लोड नहीं पड़ता होगा क्योंकि ये बहुत वो होता होगा, कम स्ट्रेंथ का है। नहीं कम स्ट्रेंथ क्यों होगा भाई? अगल बगल से हमने ब्रिक वर्क किया और जो बीच का सेक्शन खाली होता है वो एयर पार्टिकल को पास करने के लिए होता है। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें कंक्रीट भर देते हैं तो और मजबूत हो जाती है। जो दो वाल होती है, उन दोनों के बीच में जो एयर गैप होता है उसमें हम कंक्रीट भर देते हैं। समझ रहे हो? तो सर ये लोड बियरिंग होती है? हाँ होती है, क्यों नहीं होती? ये सक्सेसफुल होते हैं इस टाइप के वॉल्स? नहीं, अगर सक्सेसफुल होती तो इसका उपयोग हम लोग भी करते ना। इसका उपयोग कहाँ पर होता है मैं बता देता हूँ। इसका उपयोग होता है प्रॉपर, जैसे हम कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल बनाए कंक्रीट की, और उसको डबल पोर्शन में बना दे, मतलब पहले एक बनाए और फिर दूसरी बनाए, ताकि जैसे इधर डैम बना हुआ है, डैम सपोज करो डैम बना हुआ है, उसके पानी को हमने रोका है, डैम के पानी को हमने रोका है, वहां पे डैम स्ट्रक्चर बना के, तो वहां पे रिटेनिंग की वॉल बनाई जाएगी। तो वो क्या है, जो वाटर कंटेंट होगा वो डायरेक्ट जो इसकी ब्रिक मशीनरी वॉल होगी, तो जो कंक्रीट मशीनरी वॉल होगी उसमें अटैक करेगी, तो कंक्रीट गीली रहेगी। तो जो दूसरी वॉल रहेगी तो उससे जो गीलापन है उससे उसको निजात मिल सकती है। मतलब पानी क्या है उसी पे आके रुक जाएगा तो सेकंड वॉल तक जाएगा। इनको कुछ लोग इसमें सैंड फिलिंग भी कर देते हैं, वो अलग अलग स्ट्रक्चर के तहत उसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग अपने घर की दीवारें बनाते हैं, जब बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो हमेशा बाउंड्री वॉल बनाते समय क्या करते हैं, जब पिलर का बनाते हैं तो वहां पे कंबाइंड पिलर बनाते हैं। देखो याद करो, कंबाइंड फाउंडेशन, कंबाइंड पिलर का मतलब क्या हुआ। जब फाउंडेशन, जब हम पिलर बनाएंगे जो हमारे ग्राउंड के ऊपर होगा, तो 2 पिलर बनाएंगे, दोनों के बीच में थोड़ा सा एयर गैप बना देंगे। मतलब जब विंड का प्रेशर आए वहां पे तो सीधे उस एयर जो स्पेस से वहीं से निकल जाए, ताकि हमारी जो बाउंड्री वॉल है वो और मजबूत है और वो बाउंड्री वॉल की गिर नहीं सके। ठीक है, ओके सर। चौथा हो गया पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल मुझे लगता है बताने की जरूरत है क्या? नॉन, मतलब ये नॉन लोड होती पार्टीशन वॉल, मतलब एल्यूमिनियम और कांच से जो भी पार्टीशन वॉल बनाई जाती है वो सारे ऑफिसों में आजकल यूज करते हैं। बड़े स्पेस पे छोटा, मतलब बहुत बड़ा एरिया 20 फीट बाई 20 फीट का कमरा है और उसमें 4 केबिन बनानी है, तो एल्यूमिनियम और कांच के थ्रू हमने पार्टीशन वॉल बनाना सीखा है ना? सीखा है? यस सर। बस वही होती है। ठीक है, हेलो।
सर सिर्फ एल्युमिनियम और कांच का एग्जांपल देंगे, इसमें लकड़ी का भी तो यूज कर सकते हैं, प्लाई का। नहीं तो पार्टीशन वाल तो बनाई जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग एल्यूमिनियम कांच इसलिए बनाते हैं क्योंकि यही एक ऐसी वाल होती है, लकड़ी की वाल कहाँ कोई बनाता है बताओ। सब प्लाई की होती है सर। प्लाई की लकड़ी, देखो बाबू, जो प्लाई होता है ना उसका उपयोग कहाँ करते हैं, चीजों को समझो। उसका उपयोग सिर्फ हम अगर ड्रॉवर बना रहे हैं या अलमीरा बना रहे हैं या बेड बना रहे हैं तो भी करते हैं। वॉल का पार्टीशन वॉल में कभी कोई प्लाई नहीं लगाता, क्योंकि वो क्या है, टिल्ट कर जाती है, बैंड कर जाती है। जहां मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा उसको तो धीरे धीरे बैंड करने लगेगी, उसकी लाइफ नहीं होती बिल्कुल, इसलिए उसकी वॉल कभी नहीं बनाते। पर जैसे छोटे छोटे जगहों पे ऐसा अगर देखें नहीं, छोटे छोटे जगहों पे डिवाइड करने के लिए तो लोग जो लकड़ी का बांस होता है उससे भी वॉल बना लेते हैं। लकड़ी का जो होता है बांस आता है उससे ही बना लेते हैं। कुछ लोग तो कपड़े का उपयोग करके पार्टीशन कर लेते हैं कि भाई वो भाई का बीच पे कपड़ा लगा दो, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि उसकी वॉल बनाई जाए। जो टेक्निकल चीजें हैं वो यही कहती हैं कि जो एल्युमिनियम और कांच होता है उससे ही पार्टीशन वॉल बनाई जाए, उसको ही आप जो है पार्टीशन वॉल बोलोगे, क्योंकि वो नीचे ग्राउंड से लेके और ऊपर टॉप तक, छत तक पूरी टच रहती है, इसलिए उसको वॉल बोलते हैं। और प्लाई का यूज ऐसे नहीं करते हैं, प्लाई का यूज ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं, ना कि वॉल बनाने के लिए। और लगाने के लिए कोई क्या लगाता है वो एक अलग का मैटर हो गया। ठीक है सर, जैसे प्लाई के पार्टीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सर जैसे बैंक्स में मोस्टली होता है कि अलग अलग जो केबिन डिवाइडेड होते हैं तो वहां पे यूज होता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ हाइट तक यूज होता है, वो ऊपर पूरा यही चीज बताने वाला था कि ग्राउंड लेवल से छत का जो लेवल होता है वहां तक कभी भी पार्टीशन वॉल का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि करोगे तो फेल हो जाएगा, करोगे तो फेल हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे आपने बताया कि ये फेल हो जाएगा, तो सर एक वीडियो है सर, आपको सेंड करेंगे, तो सर उसमें ये चीजें हैं कि जैसे ऑलरेडी पहले से वो आयरन के फ्रेम से सर उसको पहले बना लेते हैं पूरा चैम्बर की तरह, फिर बाद में सर आयरन का जो फ्रेम लगाओगे उसमें और एल्यूमिनियम में क्या फर्क है तो एक ही चीज है जी भाई, फ्रेम तो कर रहे हो ना आप उसका जी, तो लकड़ी के टुकड़ों को तो लकड़ी को तो छोटे छोटे हिस्सों पे प्लाई को काट के लगाओगे ना। पूरा एक पॉइंट लगा है सर। सर हम ग्रुप में आपको भेजेंगे एक पिक्चर। चलो ठीक है, भेज देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। वो कंफ्यूजन और कुछ नहीं, मतलब आप टेक्निकल में सिर्फ 4 ही चीज समझ लो जो मैंने बताई है। कौन कौन सी वाली बताई थी अभी? एक तो बताई थी लोड बियरिंग, दूसरा नॉन लोड, तीसरा कैविटी वॉल, चौथा पार्टीशन वॉल। पार्टीशन किसी भी चीज से करो वो वॉल होनी चाहिए, वॉल का मतलब जमीन से और छत तक प्रॉपर होनी चाहिए, फिर उसमें लोहा नहीं आएगा बीच में, लकड़ी मतलब सिर्फ लकड़ी। तो ज्यादातर जो चीजों का उपयोग नहीं होता विज्ञान उन्हें भूलने की आदत देता है कि आप उनको भूल जाओ जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब उतना ज्यादा कंफ्यूजन मत जाओ, आप ये समझो पार्टीशन वॉल मतलब सिर्फ एल्युमिनियम और ग्लास। ठीक है, पढ़ने के लिए नॉलेज है, कुछ भी ले सकते हो, कोई मना थोड़ा ना करेगा। ठीक है जी सर, जो कंफ्यूजन होगा अरे जो होगा बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन बचेगा नहीं, कंफ्यूजन शब्द ही नहीं बचेगा जीवन में, कहे परेशान होगा भी। अब हम बात करते हैं किसकी, किसी बात की जाए, बीम की बात की जाए। ठीक है, ओके सर। हाँ तो बीम की बात की जाए तो बीम में बहुत टाइप की बीम होती है। पहले हम समझे बीम का मतलब क्या होता है। बीम का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का सेक्शन, कोई भी ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का ऐसा सेक्शन जिसमें हम रेनफोर्समेंट यूज करके उसको हैवी और सॉलिड बना सकें, कम से कम एरिया को बिल्टअप करके और बड़ा से बड़ा हैवी उसमें लोड दे सकें, उसको हम बीम बोलते हैं। ये बहुत टाइप की होती है, एक तो होती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, एक होता है वो लोड के ऊपर डिपेंड होती है, एक होता है सपोर्ट के ऊपर डिपेंड होती है, एक होता है शेप के ऊपर डिपेंड होती है, एक होता है कंस्ट्रक्शन के टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, ओके सर। चलो आवाज आ रही है मेरी सभी को, सभी लोग सुन रहे हैं, 14 के 14 लोग हैं, सभी सुन रहे हैं।
यस सर। यस यस सर। अभी लेक्चर कंटिन्यू रखे ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आलोक सर अगर अलाउ करें, सर भी अगर यहाँ पे हो तो थोड़ा देर और चल जाए, दिन भी कंप्लीट हो जाए। आप क्लास लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि